अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं अर्मिला हसन और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है और मेरी तरह आपका गला थोड़ा सा बेहतर होना शुरू हो गया है। कुछ लोग अभी शिकार हो रहे हैं, कुछ लोग शिकार होकर निकल चुके हैं। एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है जो मैंने आज सुबह सुबह आपको बता रही थी कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल सिर्फ उस वक्त करें जब ज़रूरत हो। बहुत सारे लोगों को जो सीजनल फ्लू हो रहा है ना, इस पर भी लोग ये इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर आपकी जो इंटरनल जो इम्यूनिटी है ना वो वीक हो जाती है। इसमें हमने शो भी किया था और हमने डॉक्टर साहब ने हमें बड़ी डिटेल में बताया था कि एंटीबायोटिक्स का बेजा इस्तेमाल होता है वो इन द लॉन्गर रन हमारे लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है, तो इसलिए आपने एहतियात करनी है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी एहतियात आपने कोविड से करनी है। ओमिक्रॉन इज इन द हाउस और बहुत ज्यादा खतरनाक वायरस है। कल की जो स्टेटमेंट असद उमर साहब की थी या एनसीओसी की थी, उसमें उन्होंने बड़ा ही डरा दिया हमें। वो कहते हैं कि इसको रोकना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम इसके असरात कम कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं कि हम मुख्तलिफ इकदाम करके एहतियात करके, ऑब्वियसली वैक्सीनेशन आपकी होनी चाहिए। और असद उमर साहब ने जब कहा कि हम इसको रोक नहीं सकते, तो वैसे एक बात लॉजिकली देखी भी जाए तो ये इतनी हद तक पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक जो वायरस है जो दुनिया भर में मौजूद है वो म्यूटेट कर रहा है, उसको पाकिस्तान में आने से स्पेसिफिकली रोकने के इकदाम किए जाए। हाँ, इसके लिए हमें प्रिपेयर होने की जरूरत है कि हम पहले से इसकी तैयारी की कि हमारे लिए ज्यादा थ्रेट ना हो। जैसे हमने डेल्टा वेरिएंट के हवाले से देखा था कि वो बहुत ज्यादा म्यूटेट किया था और वो थ्रेट बन गया। बिल्कुल, और वैक्सीन इज द बेस्ट सोल्यूशन। वैसे तो जिंदगी, मौत, सेहत, बीमारी यकीनी तौर पे अल्लाह के हाथ में है, लेकिन उसी अल्लाह ने हमारे लिए सोल्यूशंस भी हमारे दिमाग में पैदा किए हैं और उनका हल दिया है। सो वैक्सीन जरूर लगवाइए। पहली डोज लगवा ली है, दूसरी के लिए अगर लेजी बैठे हुए हैं, मैं जानता हूं कुछ लोगों को जिन्होंने दूसरी डोज नहीं लगवाई है, तो लगवा लें, अभी आपके लिए बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को यूएई ने वैसे हिदायत कर दी है बूस्टर डोज की। जापान ने बाहर से तमाम लोगों को बैन कर दिए, जापान कोई नहीं जा सकता। अब सख्त पाबंदियां लग गई हैं, यूके के अंदर नई पाबंदियां लग गई हैं और अब ये वायरस स्पेन में भी पहुंच चुका है। स्पेन में पहुंच चुका है। बहुत सारे ममालिक हैं जहां वायरस के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो दुनिया भर में कहा जा रहा है। WHO की मैं एक स्टेटमेंट पढ़ी थी सुबह, उन्होंने कहा कि ये ग्लोबल थ्रेट है, तो इसके लिए हम सबको प्रिपेयर्ड जरूरत है। और जिन इकदाम को हमने कुछ अर्से के लिए छोड़ दिया था, हमें दोबारा से अपनाने हैं। मास्क का इस्तेमाल है, आपने सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और सबसे बढ़कर वैक्सीनेशन करवानी है। कल डॉक्टर जावेद अकरम भी कह रहे थे कि 80% अगर आपकी जो ग्लोबल पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो जाती है, हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी, उससे हम इस खतरे को टाल सकते हैं। तो जनाब, इस पे आगे जाके भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी हमने आपको बतानी है आज की हेडलाइंस। सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल पर नया तनाज़ा। वफाक और अपोजिशन जमातों ने बल्दियाती तरमीमी बिल मुस्तरद कर दिया, तहरीक चलाने का ऐलान। एनसीओसी ने खतरे की घंटी बजा दी, ओमिक्रॉन को पाकिस्तान में आने से रोकना नामुमकिन करार दे दिया। 3 हफ्ते इंतहाई अहम होंगे। इस्लामाबाद में तालीमी बहरान। तालीमी इदारों को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत करने के फैसले के खिलाफ उसातिज़ा की एहतजाजी तहरीक शुरू। सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में हिना न्याजी सैर करवाएंगी मुगल तर्ज तामीर के शाहकार शालामार बाग की। केले की फसल से कैसे लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं, जानिए सेगमेंट साइंस एंड टेक में। और रेडियो, टीवी और स्टेज के मायानाज मेजबान दिलदार परवेज भट्टी के मदा आज उनका 73वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। जी जनाब, हेडलाइंस आपने जानी, सेगमेंट्स तो हैं ही, लेकिन हम सियासत पे भी बात करते हैं और आज हम सिंध के हवाले से बात करेंगे। आप शुरू में सियासत पे ही बात करते हैं, हमेशा बड़ी खबर। सबसे पहले हमारे दिल के बहुत करीब लेकिन तरक्की से बहुत दूर जिक्र पाकिस्तान के बदहाल शहर कराची का। बल्दियाती गवर्नमेंट तरमीमी बिल पर एक नया तनाज़ा शुरू हो गया है। 2-3 दिन पहले आपको याद ही होगा, हुकूमत सिंध ने अपोजिशन के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और एहतजाज के बाद असम्बली से सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल मंजूर करा लिया था। बिल में DMCs को ख़त्म कर दिया गया था। इनको ख़त्म करके साबिक़ सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ का जो दौर था, उनके दौर का एक टाउन सिस्टम था, अगर आपको याद हो, उसको बहाल कर दिया गया है। कराची में आबादी के तनासुब से 25 से 27 टाउन्स बनाए जाएंगे। मेयर बनने के लिए अब UC चेयरमैन बनना भी ज़रूरी नहीं होगा, यानी कि डायरेक्टली आपका इंतखाब हो सकता है। मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब खुफिया राय शुमारी से होगा। लोकल गवर्नमेंट के स्कूल्स और जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी सिंध हुकूमत ही चलाएगी। पैदाइश और मौत के सर्टिफिकेट्स की रजिस्ट्रेशन का इख्तियार भी सिंध हुकूमत के पास होगा। जबकि अगर शादी हॉल्स, क्लब्स और एडवर्टाइजिंग फीस की अगर हम बात करते हैं तो वो जो मुख्तलिफ बल्दियाती इदारे हैं अब वो ही वसूल करेंगे। और अब ये बिल हतमी मंजूरी के लिए गवर्नर सिंध के पास जाएगा, जिसके दस्तखत के बाद ये बाज़ाब्ता कानून भी बन जाएगा। सिंध
असेंबली से सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल की मंजूरी पर एक नया तनाज़ा शुरू हुआ है। वफाक पीटीआई सिंध जबकि एमक्यूएम और जमात इस्लामी ने बिल को मुस्तरद कर दिया है। एमक्यूएम ने बिल के खिलाफ अदालत में जाने का भी ऐलान कर दिया है कि जबकि जमात इस्लामी ने 1 दिसंबर से धरने और एहतजाज की कॉल भी दे दी है। वफाकी वजीर असद उमर साहब ने सिंध बल्दियाती तरमीम बिल को जाली बिल करार देते हुए कहा कि सिंध हुकूमत ने एक बार फिर आवाम के साथ धोखा किया है। आवाम उनको उनके हकूक दिलाने के लिए तहरीक चलाएंगे और इसके साथ साथ बात करें अगर ग्रीन लाइन बस सर्विस की, तो वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर 25 दिसंबर को ग्रीन लाइन बस शुरू करने की तारीख दे दी है। और असद उमर साहब ने कराची वालों को ये भी एक बड़ी खुशखबरी दी है कि वजीर आजम इमरान खान 25 दिसंबर को ग्रीन बस सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ कादिर मंदिल साहब मौजूद है जो कि रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। उनसे ज़रा बात करते हैं और उनसे इस हवाले से कुछ मजीद डिटेल्स भी पूछते हैं। बहुत शुक्रिया मंदोखेल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये जो अपोजिशन की जानिब से स्टेटमेंट आई है और ख़ासतौर पर असद उमर साहब वफाकी वजीर हैं, कराची के हवाले से बड़े कंसर्न रहते हैं। उन्होंने कहा है कि आप एक बार फिर आप आवाम की आंखों में धूल झोंकने जा रहे हैं, ऐसे आवाम को हुकूक नहीं मिलेंगे, इसके पीछे भी आपका पॉलिटिकल एजेंडा है इस किस्म के बिल्स लाने का। आप इसको कैसे डिफेंड करेंगे, जरा थोड़ा सा बताइए हमें। असद उमर के ऊपर तो बाद में आऊंगा, पहले आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। ये कोई नया बिल नहीं है, ये जिन जमात इस्लामी का एमक्यूएम का ये इन्हीं बिल का वो 4 साल तक इनसे घूमते रहे। जनरल मुशर्रफ के दौर में नियामतुल्लाह खान साहब में रहा, उसके बाद फिर एमक्यूएम का आया था मुस्तफा कमाल साहब। इसी बिल के तहत तो बल्कि उस बिल में 2 कमजोरी और थी जो कि हमने दूर कर दी है। तो ये पानी का डिपार्टमेंट है जिसे वाटर बोर्ड कहते हैं वो, और एक जो कचरे का है और वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नाम से जो चेयरमैन कंपनी को ये एतराज़ात कर रहे थे। अब ये मौजूद में पुराने बिल के साथ उन 2 को वापस मेयर के मातहत कर मुझे बताया। फिर उसके बाद जब अपोजिशन के एमक्यूएम के पीटीआई की सबको तजावीज़ मांगी, ये बाज ने तजावीज़ भी, और फिर जब ये बिल असेंबली में पेश किया गया तो सिवाय पीएलपी के प्रेसिडेंट के बाकी ने सुने बगैर बाइकाट कर दिया। तो आप ये बता दें कि यही बिल जिसके 4 साल तक मेयर शुक्र कराची का इख्तियार, उसमें मजीद चीजें हमने 2 बढ़ा दिए क्योंकि उनको मिला, और उसके बाद उस बिल में क्या है। लेकिन मैं आपको साथ साथ ये स्टेटमेंट देने की जिसारत करूंगा। आपको अभी भी अगर लग रहा है जी मंदोखेल साहब, यहाँ पे सवाल ये है कि आपका रवैया अगर जमहूरी है तो वो सूबे में और विफाक में मुख्तलिफ क्यों है? विफाक में जब हुकूमत आपसे मुशावरत नहीं करती, आप सड़कों पे वावेला भी करते हैं, आप पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज भी करते हैं, आप बजट की कॉपियां भी फाड़ते हैं कि जी हमसे मुशावरत नहीं की गई, हमसे पूछा नहीं गया, हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। और अगर सिंध के अंदर कोई बिल आप मंजूर करवाते हैं तो आप वही रवैया सिंध में अपनी अपोजिशन जमातों के साथ अपनाते हैं। तो जमहूरी रवैया सिंध में अपनाइए ताकि एक मिसाल तो बने और विफाक में फिर आप अपने मौक़िफ़ को तक़वियत दे सकें कि ठीक है हम जमहूरी पार्टी और बाकी पार्टी जमहूरी नहीं है। हम 50 साल से जमहूरी पार्टी है, आज भी फांसी शहादत मनाने चाहते हैं। हमने पहले अर्ज कर दिए कि हमने तजावीज़ ब्रिटेन पे दिया हमारे पास है। और फिर बातें जब यही बिल असेंबली में पेश होता है तो सुने बगैर देखे बगैर एहतजाज करके बाइकाट कर देते हैं। अब इसके बावजूद मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आज भी हम तैयार है, आइए हमारे साथ बैठे। कौन से शिफ्ट पे ये वाटर बोर्ड वापस से हुकूमत को दिया जाए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का महकमा वापस से हुकूमत को दिया जाए, टैक्स सिस्टम में वापस से हुकूमत को दिया जाए। हम आज भी आपके साथ मुशावरत के लिए बैठने को तैयार है। और फिर हमने कौन सा नया सिस्टम लाया? हमने तो वही सिस्टम है जिसके ऊपर आपने 4 साल हुकूमतें की और फिर उम्र से क्या जब आपको वाज़े तौर पे सुन नहीं पा रहे, थोड़ा सा अगर आप अपनी डिवाइस के करीब हो जाएं, शायद माइक का थोड़ा होगा ताकि हम बेहतर तौर पे आपको सुन पाएं। दूसरा, अगर आप कह रहे हैं कि ये वही पुराना सिस्टम है, उसको दोबारा आप वापस लेके आ रहे हैं, तो इससे फिर सिस्टम में तब्दीली क्या आएगी? ऐसा क्या था जो पिछले 8 सालों में आपने नहीं किया और 8 साल के बाद आप एक तब्दीली लाने जा रहे हैं जब 2 साल इलेक्शन में बाकी हैं? तो ऐसा क्या इसमें से निकलेगा जिससे अवाम और ख़ासतौर पर कराची के लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे? जो पिछले 8 साल का सिस्टम था वो डिस्ट्रिक्ट का था, यानी अब टाउन जो जनरल मुश्किल के दौर का था हमने उसको वापस बहाल कर दिए। और जो बीच में गैप जिसमें आप कह रहे हैं कि वो बेहतर नहीं था या बकौल अपोजिशन के बेहतर नहीं था, वो था डिस्ट्रिक्ट नाज़िम।
यानी कराची के एक जिला कौंसल होता था, फिर कराची के 6 अजला थे, आज़िम नायब नायब, इस तरह सिस्टम था। हमने उसको वापस पुराने पे बाल कर दिए। पहले जनरल मुशर्रफ के दौर में नियामतुल्लाह खान साहब जब बने तो 18 टाउन थे कराची के। आज भी बुनियादी तौर पे इस एक्ट के तहत, इस बिल के तहत हमने 18 टाउन को बाल किया है, लेकिन उसमें एक शिक डाला हुआ है कि चूंकि ये 8 साल या 10 साल पुरानी जो बिल है, जारी बात है आबादी बढ़ गई है, तो अगर आबादी बढ़ गई है तो टाउन 18 से 25 तक या 27 तक जो आपने फरमाया है, या उसे कमी बेशी में हो सकता है, लेकिन उसमें हमने कोई मेंशन नहीं किया है। ये है कि आबादी जो हल्का मरदमशुमारी, ये सारी चीजें जो होंगी तो यकीनन 8 साल 10 साल के बाद आबादी बढ़ गई है तो उसमें कौन सी हर्ज है, इसमें कौन सी गलत शिक है, कौन सी गलत बात है? ये हर जो 8 सालों का है जो हुआ है कौम का और कराची वालों का, आप ये 8 सालों को तो महज जिक्र कर रहे हैं, तो किस्सा पिछले 30 साल का है। उनका तो हर्ज है ना, जो काम 8 साल पहले हो सकता था वो 8 साल बाद अगर हो रहा है बकौल आपके वो अब बेहतर है, तो वो पहले क्यों नहीं हुआ? पहले भी तो आप ही की हुकूमत थी, पहले भी तो यही चीफ मिनिस्टर थे, पहले भी तो पीपल्स पार्टी और आप जैसे अजहान ही थे पीपल्स पार्टी के साथ। ये सवाल है यहाँ पे। खैर आखिर में क्योंकि वक्त मेरे पास कम है, मैं चाहता हूँ आप इसको सम अप करें। अगर आप ये बिल मंजूर करवाने में कामयाब हो जाते हैं, कोई लाएबल कोई मैकेनिज्म हमें मंदोखेल साहब बताइए, कराची वाले आपको देख रहे हैं इस वक्त, कि उनको क्या मिलेगा इसके बाद, क्या तब्दीली आ जाएगी जब ये इन केस ये कानून बन जाता है? सबसे पहले दुनिया के सबसे आलूदा शहर लाहौर में बैठे हुए और आप कराची को कह रहे बंदाल शहर, कोई बंदाल नहीं है कराची। कौन सा 18वें पे है? ऊपर नीचे होते रहते हैं। आपको पता है पिछले 30-35 साल से शहरी हुकूमत एमक्यूएम की आदमी थी, ये भी जरा थोड़ा आप नॉलेज रखे, एमक्यूएम की आदमी थी और ये शहरी सिस्टम एमक्यूएम चला रहे थे। और अब जब आप कराची में आपके टीवी चैनल या दूसरे कचरा कह रहे थे, और अभी जो 6 महीने से हमारा एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वाक साहब आया हुआ है, तो आपको वो कचरा नहीं आएगा। उस 30 साल में आपको एमक्यूएम के दौर में ये कचरा, दहशतगर्दी, लाकानियत, बुरी बंद लाशें, गटर बंद, ये सारी चीजें आपको नजर आती थी। तो मेरे भाई इस हवाले से ये भी देखिए कि पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ हुकूमत थी, शहरी हुकूमत नहीं थी। तो शहरी के लिए अब जो एक्ट आया है और इंशाअल्लाह कराची के ऊपर तरक्याती का, मेरे सीट 33 साल बाद पीपल्स पार्टी ने जीती है। 88 बाद पीपल्स पार्टी का या तो एमपी एमएनए नहीं आया था। पहली मरतबा 6 महीने पहले जब मेरा इलेक्शन हुआ तो कराची वालों को दिया नहीं, पीपल्स पार्टी को वोट दिया। तो आप ये चीज कर मुस्तकबिल का पूछ रहे थे कि आइंदा क्या लेवल। ठीक है मंदोखेल साहब, थैंक यू वेरी मच, टाइम कम है, बहुत शुक्रिया आपके फम तक पहुंचा। और मुर्तज़ा वहाब साहब कुछ एक्टिव नज़र तो आते हैं, लेकिन रिसेंटली हालिया बारिशों में नागिन चुरंगी उन्हीं के दौर में डूबी थी, पहले हमने इतना पानी नहीं देखा था। सो आई होप आने वाले वक्त में कुछ बेहतरी हो। अच्छा खैर जनाब, इस हवाले से बात करने के लिए फिरदौस शमीम नकवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा पीटीआई, उनसे हम बात कर लेते हैं इस बिल के हवाले से। बहुत शुक्रिया शमीम नकवी साहब कि आपने इस मौके के ऊपर हमें ज्वाइन किया, इतना इंपॉर्टेंट इशू भी है। सूबाई वजीर नासिर साहब का दावा है कि पीटीआई समेत जो अपोजिशन जमातें हैं उनसे इस बिल की मंजूरी के लिए तजावीज़ मांगी गई थी, तो क्या तजावीज़ दी गई थी और क्या किस तरह की तजावीज़ थी इस बिल के लिए? देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने एक लोकल बॉडीज का बिल बना के पेश किया असेंबली के अंदर, और वो मैंने नासिर हुसैन शाह साहब को भी दिया, चीफ मिनिस्टर साहब को दिया, सबको दिया, और हम साथ थे। और उसके ऊपर ये फैसला हुआ कि हाँ, जब भी ये बिल बनाया जाएगा सारी पार्टियां मिलकर मशावरत के साथ बनाएंगी। और नासिर हुसैन शाह साहब ने ये भी वादा किया था कि, और मुर्तजा वहाब भी मौजूद थे वहाँ, कि हम जो है मेयर के इंतजाम को सोच रहे हैं बड़ी सीरियसली, कि कराची के अंदर उसी किस्म का निज़ाम लाया जाए जैसे लंदन का मेयर होता है, शिकागो का होता है, दिल्ली का होता है, बम्बई का होता है। इस खित्ते में जितने बड़े शहर हैं और दुनिया में भी जितने बड़े शहर हैं, वो मेयर के निज़ाम में चलते, एक मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के तहत चलते। और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के पास बड़ी पावर्स होती है, यानी आप सोचें कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के तहत जो है तमाम ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, पुलिस का निज़ाम, अस्पताल, स्कूल, वो सब कुछ जो एक शहर के अंदर चीज़ें होती है सिर्फ उस शहर के लिए, तो उस सब चीज़ों की जिम्मेदारी जो है वो मेयर की होती है। जो शहर से बाहर वाली चीज़ें होती है, जैसे पानी का निज़ाम है, 2-3 शहरों को एक साथ कर रहा है, वो सूबाई हुकूमत देख सकती है, ट्रांसपोर्ट देख सकती है, रेलवे देख सकती है, कम्युनिकेशन देख सकती है जो एक शहर से, लेकिन जो चीज़ें
उस शहर से सिर्फ ताल्लुक रखिए। ठीक है। अच्छा, इसमें फिरदौस शमीम नकवी साहब, उमर साहब ने ये बात आपकी हम तक पहुंची कि जो इसमें तकसीम है इनफैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, उसके ऊपर आपने अपना कंसर्न शो किया। दूसरी जानिब असद उमर ने सिंध और कराची के अवाम के हक में एक तो इसको कहा कि ये हुकूक दिलाने के लिए वो तहरीक चलाएंगे। अब अगर PTI सिंध की बात करें जिसको आप लीड करते हैं, तो ये कब तक बल्दियाती तरमीमी बिल जो है इसके खिलाफ हम एक्सपेक्ट करें कि तहरीक चलाई जा सकती है? किस नौयत की तहरीक होगी, ये भी बता पाएं। देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें देर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि कराची के तमाम शहरियों में शऊर देना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि अगर आप अभी भी नहीं खड़े होंगे इस निज़ाम के खिलाफ, तो आपकी जिंदगियां जो है वो और ख़राब हो जाएगी। आपको जो दुश्वारियां मुश्किलात पिछले 13 साल में गुजारनी पड़ी है, उनमें इजाफा हो कभी नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये बिला ताखीर शुरू होना चाहिए। इसमें तमाम पार्टियों को एक साथ जमा होना चाहिए, तमाम बाशऊर लोगों को जमा होना चाहिए। और ये जो मंसूबा इस वक्त पीपल्स पार्टी लेके आई है, ये मैं समझता हूँ किसी तरीके से भी जायज़ नहीं है। इसकी कोई मिसाल भी नहीं पेश कर सकते कि दुनिया में कोई एक कामयाब मिसाल पेश कर दे कि देखिए दुनिया के इस शहर में इतनी किस्म की हुकूमत चल रही है और कितनी कामयाबी से चल रही है। हमें दोबारा पहिया इजाद करने की क्यों जरूरत पड़ी है, ये मेरी इस हवाले से अगर हम बात करें तो सूबाई असेंबली से सिंध बल्दियाती एक्ट मंजूर हो चुका है। हतमी मंजूरी के लिए गवर्नर सिंध के पास जाएगा। क्या आपको लगता है कि वो बिल की मंजूरी दे देंगे? जी, मैं समझता हूँ कि गवर्नर साहब जो है इस बिल की मंजूरी नहीं देंगे, लेकिन वो अपने कमेंट्स भेजेंगे, उन कमेंट्स का जवाब देना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन जहां ब्रूट फोर्स की बात हो रही हो वहां ये रोका नहीं जा सकेगा बिल। इसके रोकने के लिए हमें अदालत जाना पड़ेगा या अवाम के पास जाना पड़ेगा। ये इसके अलावा नहीं रुकेंगे। पिछली दफा 2013 के कानून में भी हम यही देख चुके हैं कि उन्होंने अपनी बातबाजी की। देखिए, इस पूरे कानून के अंदर सबसे एक अहम चीज ये होती है कि टेन्योर, कि आपको पता है नेशनल असेंबली का जब मियाद पूरी होती है तो 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाता है। अगर इमरजेंसी के तौर पे अगर डिसॉल्व होती है तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाता है। बल्दियाती निज़ाम के अंदर ऐसी कोई शिक नहीं है। बल्दियाती निज़ाम के आइन के अंदर जब आप चाहें इस निज़ाम को लपेट दें और जब तक चाहे लपेट के रखें। ये जमहूरियत नहीं हो सकती, ये बुनियादी जमहूरियत है। इसके अंदर एक एक चीज है, इसमें कोई उन्होंने डेवोल्यूशन की बात ही नहीं की कि भाई यूनियन काउंसिल के क्या इख्तियारात है, वार्ड वाले के क्या इख्तियारात है, टाउन के क्या इख्तियारात है, आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का क्या इख्तियारात है, ताल्लुका के क्या इख्तियारात है, डिस्ट्रिक्ट के क्या इख्तियारात है। देही इलाकों में कोई डिवीजन ऑफ पावर को डिफाइन ही नहीं किया एज अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अगर अकवी साहब, अगर हम तहरीक इंसाफ की फिर बात करते हैं, एक तो ये कि पंजाब में भी बल्दियाती निज़ाम कोई नहीं है, KPK में भी कोई नहीं है, आप फिर सिंध में कैसा, PTI कैसा निज़ाम चाहती है? सिंध में कैसा निज़ाम है जो कि आइडियल हो सकता है वहाँ पे, जो आपके ख्याल में हो? देखिए, PTI ने जो निज़ाम चाहा है उसकी मिसालें बहुत सारी जगह मिली हैं। अभी आपको इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का एक मेट्रोपॉलिटन निज़ाम दिया गया है। आप देखिए वो कितना एम्पावर्ड निज़ाम है। इससे पहले KP के अंदर भी निज़ाम दिया गया था और उसके लिहाज से बड़ी कामयाबी से वो चलता रहा। हमने भी जो कानून लिखा है उसके अंदर हमने कराची के मेयर को जो इख्तियार दिए हैं वो ऐसे ही है जैसे लंदन के मेयर के हैं, न्यूयॉर्क के मेयर के हैं, शिकागो के मेयर के। चेक एंड बैलेंसेस का निज़ाम रखा गया है। एक एग्जीक्यूटिव साइड है और एक जो है वो पॉलिसी साइड। तो मैं समझता हूँ कि ये इतना डिटेल्ड सब्जेक्ट है कि उसके ऊपर आपके साथ अगर मैं पूरी एक एक सफा इसकी गर्दानी करूंगा उस बिल की सफा गर्दानी, तो आपको अंदाजा होगा कि इसके ऊपर कितनी बातचीत। फिरदौस शमीम नकवी साहब, एक सवाल कि कराची में हम देखते हैं कि PTI की सबसे ज्यादा नुमाइंदगी है। 3 साल हो गए हैं आपकी गवर्नमेंट को। कराची की ओवरऑल हम बात करें, क्या सिचुएशन बदली है? कराची की तरक्की के लिए क्या इकदाम किए गए? देखिए, ये बात सारी ये है कि PTI शहर कराची के साथ खड़ी है। शहर कराची के लिए मंसूबे भी कर रही है। अगर आप उनकी फहरिस्त लेना चाहते हैं तो पहले तो देखिए कि हमने शहर को इसकी तारीख में पहली दफा 52 फायर टेंडर दिए।
हमने सिग्नल फ्री कॉरिडोर दिया नागद चौरंगी से लेके गुरुबंदर तक, हमने निश्तर रोड बनाई, फिर ग्रीन लाइन के मंसूबे को तकमील की तरफ पहुंच रहा है, जबकि ऑरेंज लाइन उससे बिल्कुल ही छोटा मंसूबा है, 4 किलोमीटर का, ये 26 किलोमीटर का है, और वो भी सिंध हुकूमत ने नहीं किया। कराची सर्कुलर रेलवे का आगाज कर चुके हैं, उसकी बुनियाद रख दी गई है। ठीक है नकवी साहब, थैंक यू वेरी मच। मौक़िफ़ हम तक पहुंचा, वक्त कम है। फिरदौस शमीम नकवी साहब अपनी पार्टी का मौक़िफ़ हमारे सामने रख रहे थे, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन द ब्रेकिंग न्यूज़ वाज, उन्होंने कहा कि इमरान इस्माइल गवर्नर सिंध, जो कि उनके कुलीग भी हैं, वो इस बिल पर साइन नहीं करेंगे। ये फिरदौस शमीम नकवी साहब ने कहा। इसी हवाले से और भी बात करते रहेंगे, लेकिन अब हमें एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस। अब जिक्र मोहम्मद वसीम का, जो कि पाकिस्तान के मायानाज आलमी शोहरत याफ्ता प्रोफेशनल बॉक्सर हैं। उन्होंने एक और कामयाबी समेटी है और WBC चैंपियनशिप की फाइट में कोलंबियन बॉक्सर रॉबर्ट बरेरा को शिकस्त दे दी है और शिकस्त देकर सिल्वर टाइटल अपने नाम कर लिया है। दुबई में होने वाली इस फ्लाईवेट कैटेगरी में दोनों बॉक्सर्स के दरमियान 12 राउंड्स पर मुश्तमिल फाइट हुई, जिसमें मोहम्मद वसीम का पलड़ा भारी रहा, जिसके बाद जजेस ने मुत्तफ़क़ा तौर पर मोहम्मद वसीम को फातेह करार दिया। बॉक्सर मोहम्मद वसीम दूसरी बार WBC फ्लाईवेट चैंपियन बन गए हैं, जबकि पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने कोलंबियन बॉक्सर रॉबर्ट बरेरा को शिकस्त देने के बाद रिंग में रक्स भी किया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। मोहम्मद वसीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बॉक्सिंग चैंपियन है। वसीम, थैंक वेरी मच एंड कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके और रॉबर्ट बरेरा के दरमियान 12 राउंड हुए और फिर भी आपने कामयाबी समेटी, क्या कहेंगे अपनी इस कामयाबी के हवाले से? देखिए, इसके लिए काफ़ी ट्रेनिंग की थी मैंने, और सबसे बड़ी बात होती है कि आपके स्पारिंग सेशंस किधर हुए, कितने टफ स्पारिंग सेशंस किए, कितने आपको आपके ट्रेनिंग ने ट्रेनिंग कराए, इसके लिए कितना टेक्निक। और ये लड़का 3 वर्ल्ड टाइटल मुझसे पहले इसने खेला था, मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस था इसका प्रोफेशनल बॉक्सिंग का, इसके इतने लॉस्ट भी नहीं थे और यंग भी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी गेम प्लान करके गए थे। हम लोगों का प्लान यही था कि इसको हम पुश बैक करेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने पीछे रखा और उसको प्रेशर की, और उस पर हर टाइम मैंने अटैक काफ़ी ज़्यादा किया, तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये फाइट मैंने, मतलब आपने जो अपनी गेम खेली वो अटैकिंग गेम खेली, लेकिन अगर मैं एक स्ट्रैटेजी पूछूं आपसे कि इस वाले मैच में भी और इन स्पेसिफिक और आपकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या होती है एक इतने बड़े खिलाड़ी को चित करने के लिए मोहम्मद वसीम की, तो आप क्या बताइए? देखिए, ये फाइट बहुत बड़ी फाइट थी। ये सिर्फ WBC सिल्वर वर्ल्ड टाइटल नहीं था, ये जो है WBA वर्ल्ड टाइटल एलिमिनेटर जो क्वालिफिकेशन करते हो वर्ल्ड टाइटल के लिए, उससे पहले आपको टॉप 5 के लड़के को बीट करना पड़ता है। तो ये लड़का ऑलरेडी WBA में टॉप 3 में था वर्ल्ड में, तो मैं IBF में टॉप 4 में था वर्ल्ड में। तो यूनिफिकेशन जब होने लगा तो पर्स बिड में हमारी जो टीम थी उन्होंने पर्स बिड जीता, तो उसके बाद मेरी फाइट इसके साथ आई। अच्छा। तो उसके बाद जब वर्ल्ड टाइटल एलिमिनेटर फाइट लड़ने के लिए जब मैं गया, तो उन्होंने बेल्ट भी लाइन में रख दी वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल WBC का, जो मैं 2016 में पूरी एशिया में वाइड फाइटर हूँ, जो मैंने जीता था, उसके बाद दोबारा मैं जीता। जबरदस्त। मोहम्मद वसीम, ये भी बताइएगा, एक अच्छे बॉक्सर की अगर हम बात करते हैं, क्या क्वालिटीज होती हैं? या वो बहुत एग्रेसिव होता है, या उसकी जो स्ट्रैटेजी होती है, माइंड गेम होती है, वो वाला एक कह लें उसको अच्छा बॉक्सर कहा जा सकता है? देखिए, बॉक्सिंग खुसूसियत की बात नहीं है, बॉक्सिंग ये है कि आपकी ट्रेनिंग कितनी अच्छी होती है, आपको कितना अच्छा ट्रेनिंग मिलता है, कितने अच्छे फैसिलिटीज मिलते हैं। मैं तो एक वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सिंग मैनेजमेंट और प्रमोशन के साथ हूँ, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा लुक आफ्टर करते हैं। मेरा ट्रेनिंग कैंप UK में, अमेरिका में, दुबई में स्पारिंग जो सेशंस होते हैं उसके लिए लड़के काफ़ी दूर से, मेक्सिको से, किस कंट्री से लोग बुलाते हैं, ये तो काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाते हैं। पाकिस्तान में तो ये सिस्टम नहीं है ना। ऐसा लगता है कि दोनों ही चीज़ें साथ साथ चलती हैं, एग्रेशन प्लस स्ट्रैटेजी। अच्छा वसीम, मुस्तकबिल के क्या इरादे हैं? वैसे तो माशाल्लाह आपकी अचीवमेंट्स के ढेर लगे हुए हैं और आप अचीव करते जा रहे हैं, फ्यूचर में क्या गोल्स हैं? अब क्या व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू? दी इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि इंशाल्लाह अपकमिंग फाइट या मैं अपने टाइटल को एक दफ़ा डिफेंड करूं। मैं भी, ये हो सकता है मैनेजमेंट अब डिसाइड करेगी, जब तक मेरे ये जितने जख्म है ठीक हो जाएंगे, इसमें महीना लगेगा, उसके बाद फाइट डिसाइड होगी, वो फुली वर्ल्ड टाइटल हो या इससे पहले मैं ये टाइटल डिफेंड यहीं पाकिस्तान में करूं।
तो ये डिसाइड होनी है, अभी तक डिसाइड। ठीक, जो नौजवान आपको फॉलो करते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं, बॉक्सिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, आप उनको क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं खुद बलूचिस्तान से और हम एक बहुत बैकग्राउंड सूबे से हमारा ताल्लुक है। कोयटा आपको पता है, वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बंदा जब अगर मेहनत करे और दिल में लगन हो तो इंशाल्लाह वो दुनिया के हर कोने तक पहुँच सकता है। जिस तरह मैंने मेहनत की और अपने गेम को 100% फोकस किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो आज ये कि मैंने ये टाइटल पहले भी जीता, दोबारा मैंने उसको जीता, फिर को मैंने डिफेंड किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे लिए बड़ी बात है और मैं अपने लोगों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि मेहनत करें और आगे आएँ। और बॉक्सिंग में अभी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है पूरी दुनिया में। दुनिया के सबसे बेस्ट स्पोर्ट्स बॉक्सिंग बनने जा रहा है अभी, तो लोग बॉक्सिंग की तरफ आ रहे हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा फेम भी ज़्यादा है, पैसा भी काफ़ी ज़्यादा है इसमें दुनिया में। बिलखुसूस अमेरिका और यूके और यूरोप के पूरे बड़े बड़े वन ऑफ द जो टॉप कंट्रीज है दुनिया की, उसमें बॉक्सिंग काफी ज्यादा खेली जाने वाली। लेकिन वसीम, आपकी जो जर्नी है इस हवाले से वो कमाल रही है, क्योंकि हम जानते हैं आपने कितने नामसाइद हालात से शुरू किया, कहाँ कोयटा से बलूचिस्तान से आप उठे और दुनिया पे छा रहे हैं। खैर, आपके चेहरे पे बहुत सारे निशानात हैं, 2 वी नो के ये फाइट के निशान हैं, लेकिन ये आपने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए इनको बेयर किया एज अ स्पोर्ट्समैन। जितने भी यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ ज़रा एक बार फिर उनको इंकरेज करने के लिए से समथिंग टू देम, ताकि वो इंकरेज हो सकें आपकी इस फाइट से और स्ट्रगल से। बहुत इसमें जज्बा चाहिए होता है, बहुत पैशन चाहिए होता है बॉक्सिंग में आपको। सबसे पहले आप ट्रेनिंग बहुत हार्ड करते हैं, उसके बाद ये तो दूसरे स्पोर्ट्स की तरह बॉक्सिंग नहीं है कि आप मतलब चावल भी खा रहे हो, आप पकोड़े भी खा रहे हो, समोसे भी खा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो लाइफ को, स्वीट भी खा रहे हो। ये काफ़ी डिफरेंट स्पोर्ट है, इसमें आपने वजन पूरा करना होता है आपको, आपके पास न्यूट्रिशन होते हैं। जैसे मैं मेरा न्यूट्रिशन स्टीवन फ्लॉयड, वो मुझे हर दिन खाना मुझे मतलब वो लोग देते थे, वो लिख के भेजते थे कि सुबह में आपने क्या खाना है, दिन में क्या खाना है, रात में डिनर में क्या करना है आपने। तो बॉक्सिंग मतलब इतनी इजी स्पोर्ट नहीं है, बड़ा टफ, लेकिन इसमें पैशन बहुत ज्यादा है, इसमें बहुत ज्यादा आपको सब्र करना पड़ता है और इसमें यानी हर चीज का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद वसीम कि आपने हमें ज्वाइन किया और एक बार फिर से आपको मुबारकबाद कि आपने इतनी ज़बरदस्त अचीवमेंट हासिल की। नो डाउट, जैसे इमरान ने पहले भी कहा कि आपका जर्नी बहुत जो कह लें टफ और डिफिकल्ट रहा है, जिसके तहत आपने स्टार्ट किया था, लेकिन माशाल्लाह यू आर डूइंग सो वेल कि अब आप वो उस तरह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें जो हम सब के लिए एक बहुत फ़ख्र की बात है। मोहम्मद वसीम बॉक्सिंग चैंपियन हमारे साथ मौजूद थे, हमसे बात कर रहे थे। अभी मैं एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। अब वक्त हुआ चाहता है साइंस एंड टेक का वकार मलिक और इब्ने फाजिल साहब के साथ, जिसमें आज कुछ बनाना क्रॉप के हवाले से बात हो रही है, स्मोक से लिंक करते हुए। देखते हैं आज के साइंस एंड टेक में क्या हमारे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। बात यह है कि आजकल इस तरह स्मोक का मामला है, हर तरफ एक बहुत ही सीरियस इशू है। इस हवाले से जिस तरह बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड कर रही हैं, उसमें फसलों को जलाना और इन तमाम चीज़ें जो हैं ये भी फ़िज़ाई आलूदगी का बायस बनती हैं, स्मोक का बायस बनती हैं। केला जो है वो हमारे यहाँ 1 लाख एकड़ पे काश्त किया जाता है, और 1 लाख एकड़ पे जो केला काश्त किया जाता है, उसकी जो फसल है यानी उसका जो फल है, उसके बाद जो उसका बायोमास बचता है उसको फिर एक जगह जमा करके और उसको फिर आग लगा दी जाती है, और वो भी ऑफ कोर्स इसमें फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफे का बायस बनता है। हमारे साथ इस वक्त इब्ने फाजिल साहब हैं, और आप जानते हैं कि इब्ने फाजिल साहब जो हैं वो एक ऐसे रिसर्चर हैं जो ये मानते हैं कि कुदरत ने कोई भी चीज़ उसकी कोई फालतू नहीं है, हर चीज़ में कोई ना कोई फ़ायदा छुपा हुआ है, और उसका कोई ना कोई कमर्शियल या घरेलू किसी भी सतह पर उसका इस्तेमालात हैं। इब्ने फाजिल साहब, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। ये जो केले के हवाले से इसका जो बायोमास है, यानी आपने फ्रूट ले लिया है और उसके बाद वो सारी जो टहनियाँ और शाखें, और उसके बाद वो एक जगह आपने डंप किया है, फिर उसको खुश्क किया और उसके बाद आग लगा दी, और फिर उसने फ़िज़ाई आलूदगी का भी बायस बना। क्या इससे भी कोई चीज़ बनाई जा सकती है? बिल्कुल सर, बनाई जा सकती है, बनाई जा रही है। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि जी 1 एकड़ में जो हमारे पास बायोमास होता है वो 25 से 40 टन होता है।
25 से 40 25 से 40 टन बायोमास सिर्फ 1 एकड़ से, और 1 लाख एकड़ हम कास्ट करते हैं। अच्छा। अब ये जितना बायोमास है इसका कोई यूज़ नहीं इस वक्त हमारे पास। हम क्या करते हैं कि हम 10 एकड़ की फसल को 1 एकड़ में जमा करते हैं, लेट दैट ड्राई, उसके बाद हम उसको बर्न कर देते हैं। वो बर्न करने से जाहिर है, और मौसम भी यही है आजकल ही जिसमें हमें स्मोक का बहुत मसला है, तो वो कार्बन और सारा कुछ। अच्छा, केले के अंदर कुदरती तौर पे अल्लाह ने बहुत अच्छा फाइबर रखा है, धागा। ठीक है। तो जो इसका तना है उसको एक छोटी सी मशीन है, डेस्पराडोर उसको कहते हैं, वो मशीन हमने बनाई है अपनी फैक्ट्री में, और हमने भी उसमें तजर्बात किए हैं और हमने उसमें से फाइबर निकाला है। तो वो मशीन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी मालियत कोई 60-70 हज़ार रुपये है, टोटल कॉस्ट, टोटल पूरी मशीन की कॉस्ट। ये आपकी उसको उस मशीन को बनाने में आई है या जो जिसने खरीदनी है उसको? हाँ जी, जो सेलेबल उसकी है, जो अच्छा। जिसको जाएगी उसको 70-75 हज़ार रुपये की वो मशीन जाएगी। और वो मशीन जो है उसमें आपने तने काट के उसकी परतें करके उसको उसमें फीड करना है, और उससे जो उसका गुदा है वो अलहदा हो जाता है, और उसमें से बहुत खूबसूरत ज़बरदस्त सिल्की इंतहाई मजबूत फाइबर उसमें से अलहदा हो जाता है। अच्छा। तो वो उसको पीस काटते हैं हम 3-3, 4-4 फुट के, वो 4-4 फुट के हमें उसमें से फाइबर मिल जाते हैं। उसके बाद उन फाइबर्स को हम प्रोसेस कर लेते हैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम धागे के लिए करते हैं, और उससे बेहतरीन लिबास जो भी आप बनाना चाहें, यानी जो भी आप धागे का जितना भी इस्तेमाल है, लिबास बना लें, उसमें से आप जो पैकिंग बना लें, उसमें से आप पर्स, वॉलेट, व्हाट्सएवर, इवन ये आपकी कालीन गलीचे बड़े अच्छे बनते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये काम जो है ये पिछले कई सालों से या दहाइयों से बांग्लादेश में, भारत में, वियतनाम में हो रहा है। हमारे यहाँ अगर आम आदमी ये काम करे तो आप मुझे बताइए कि इंडस्ट्रियल सतह पे क्या इस तरह का फाइबर या उससे वो चीज़ें बनाई जा रही हैं? मतलब अगर उसने फ़रोख्त करना हो ये सारा फाइबर या ये धागा जो है, ये अभी तो चूंकि ये इंट्रोडक्शन है, तो इसको मेरा ख्याल है कि 1-2 साल में इसका पाकिस्तान में इंडस्ट्री नहीं है अभी नहीं, अभी इसकी चूंकि इंडस्ट्री नहीं है, ना इसकी कोई डिमांड है और ना इसकी कोई सप्लाई है। तो जब हम उस पर पहली बार काम कर रहे हैं, हम इस दफ़ा हम उसमें से कुछ फाइबर निकालेंगे, उसको मार्केट में लेके जाएंगे, प्रोसेस करने वालों को बताएंगे, वो उससे अपना अगला निज़ाम उसमें से रेडी करेंगे। तो मेरा ख्याल है अगर लोग इस पर काम करना शुरू करेंगे 1-2 साल में इसकी एक्सेप्टेंस हो जाएगी। अब देखें वो टनेज के हिसाब से, यानी 1 मिलियन किलोग्राम जो है इसका फाइबर दुनिया में निकाला जाता है हर साल, यानी 10 लाख किलो। और उसकी जो वैल्यू है अगर आप देखना चाहें तो इंडिया में 100 रुपये इंडियन पर केजी वो फरोख्त होता है, यानी 200 रुपीज़ केजी। तो आप देखें कि 200 रुपये किलो वाली चीज़ अगर पाकिस्तान के हिसाब से या 200 से भी ऊपर इस टाइम उनका रुपये है, तो हमारी वो जो कॉटन है उसके करीब करीब उसकी वैल्यू। और ये बाई प्रोडक्ट है, मजे की बात ये है कि आपके लिए फ्री है, जिसको आप वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट पे भी आपकी कॉस्ट आ रही है, आपने जगह उसको बर्न किया। तो एक बिल्कुल ऐसी चीज़ जो बिल्कुल फ्री है, उसमें से लिटिल एफर्ट करके जहाँ पे आपके हजारों लोग काम पे लग रहे हैं और बहुत सारा रेवेन्यू आप अपने लिए। वो मशीन्स लोगों ने ली हैं, कोई सक्सेस स्टोरी है कुछ? अभी सर एक मशीन जो है वो एक इंस्टीट्यूट है सरकार का, वहाँ पे भी लगी है, उन्होंने कुछ वहाँ पे वो किए हैं। एक हमने भी बनाई है, हम भी कहीं डिस्प्ले करेंगे उसको लोगों को दिखाने के लिए कई जगह पे, और वहाँ पे उनको दिखाएंगे कि ये इस तरह से आप आराम से, इसको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, कोई ले मैन सिर्फ उसके ऊपर जिसको हम आधा घंटा सिर्फ सिखाएंगे और वो मशीन के ऊपर काम। सरकार इस हवाले से आपसे कोई ताउन मोहब्बत कर रही है? मतलब आपकी एफर्ट्स तो इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, स्कर्दू से लेके हर जगह पे आप वैल्यू एडिशन के हवाले से एज अ टीचर आप काम कर रहे हैं, आप चीज़ लोगों को दिखा रहे हैं, सारी चीज़ें अपनी जगह पे। जिस तरह अभी बेसिकली ये सवाल इसलिए आया था मेरे जहन में कि अभी आपने कहा कि एक मशीन जो है अभी अब सरकार को दी है या कहीं डिस्प्ले हुआ है, तो क्या उसमें कोई गवर्नमेंट मशीनरी कोई इस हवाले से है आपके? मेरा ख्याल है सरकार कुछ ज़्यादा हम काम करती होगी, इससे मेरे से भी रब्ता नहीं है किसी ने। ये जो केले का जो फाइबर है, जब इसमें से हम फाइबर पैदा कर देते हैं तो उसके बाद उसका जो गुदा बचता है वो भी सेलुलोज होता है, तो उसके भी मल्टीपर्पज़ इस्तेमाल है। यानी उसको विद लिटिल इन्वेस्टमेंट छोटी सी मशीन बना के उसके हम डिस्पोजेबल बर्तन बना सकते हैं, उसकी हम प्लेटें बना सकते हैं, यानी कि एक बायोडिग्रेडेबल प्लेटें। जो डिस्पोजेबल हमारा बर्तन बनते हैं वो समटाइम्स इस तरह की चीज़ें आती हैं कि उसके वो मुज़र सेहत हैं, मुख्तलिफ उससे स्टायरीन की। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। शो के दूसरे हिस्से में आ चुके हैं और अब बारी है हमारे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान की, जिसमें हिना न्याजी आज हमें शालामार बाग की सैर करवा रही हैं। उसका जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है उससे उसकी कुछ बातें बताइए। देखते हैं आज का मेरा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। लाहौर को अगर बागों का शहर कहा जाता है तो इसका सेहरा मुगल तर्ज तामीर के शाहकार शालामार बाग को जाता है। 1642 में इस बाग को मुगल शहंशाह शाहजहां ने तामीर करवाया
और उस वक्त इस बाग की तामीर के लिए 6 लाख रुपए खर्च किए गए। आइए चल के करते हैं इस खूबसूरत शालामार बाग की सैर। नाज़रीन, इस वक्त हमें सेगमेंट में डायरेक्टर आर्कियोलॉजी मकसूद अहमद मलिक साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मॉर्निंग, थैंक यू सो मच जी, वेलकम टू शालामार गार्डन। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो हमारे देखने वालों को बताइएगा शालामार बाग की तारीखी और सकाफती अहमियत क्या है? शालामार, जैसे कि आपको पता है कि ये 17वीं सदी के जो इस्लामी बागात थे उनकी रवायात का अमीन भी है और मुग़ल शहनशाह शाहजहां, जिसको किंग आर्किटेक्ट भी कहते हैं, उसके ज़ौक़े फ़न तामीर का एक नादर नमूना भी है। ये 17वीं सदी के वस्त में इसको स्पेशली एक साइट सिलेक्शन के बाद उसने अपने जो उमरा थे उनको ऑर्डर किया कि एक पैराडाइज जो है ना वो बनाई जाए जो कि इंसानी तख्लीक का एक नादर नमूना हो। तो फिर उसमें उन्होंने अली मर्दान खान, खलीलुल्लाह खान और अलाउल मुल्क तूनी, जो कि ना के फ़न तमीर के माहिरीन थे बल्कि ये जितने भी आपको वाटर सप्लाई का सिस्टम नज़र आ रहा है इसके भी एक्सपर्ट्स थे, उनको इसमें शामिल किया गया। और ये प्रोजेक्ट जो शालामार बाग का है ये 17 माह की कलील मुद्दत में 1641 से लेकर 1642 तक इसको मुकम्मल किया गया। सर ये बताइएगा कि मुग़ल बादशाह शहनशाह को इस बाग की तामीर का ख्याल कैसे आया? आपको पता है कि लाहौर हमेशा से बागात का एक शहर रहा है। इसमें शाहदरा बाग, उसके बाद बाग दिलकुशा, जिसमें 3 फर्दर बाग बन गए जिसमें मज़ोलियम आर्किटेक्चर या मज़ोलियम गार्डन थे, मकबरा जहांगीर वगैरह। उसके बाद कंटिन्यूटी में आप बदामी बाग देखे, फिर उसके बाद कामरान बाग, इसी तरह से गुलाबी बाग से होते हुए आपको महताबी बाग, अनायत बाग, ये सारे बागात का एक सिलसिला था। इसमें शाही बागात भी थे और कुछ जो है ना एलीट क्लास के बाग थे। तो बादशाह ने जब ये साइट यहाँ पे देखी, ये नेचुरली कंटूर साइट थी, तो उसने विश की कि इसके ऊपर जो पर्शियन पैराडाइज गार्डन्स हैं वो एक डेवलप किया जाए जो कि अपना जो है ना अपनी मिसाल आप हो। सर आपने पानी के निज़ाम की बात की, तो माशाल्लाह से इतना वसी और अरीज बाग है, पानी का ये निज़ाम किस तरह से था? किस तरह इस पूरे बाग को पानी दिया जाता था? ये बड़ा मुगल्स जो थे ना उनका जो हाइड्रोलिक पे बड़ा ही अबूर था। उनकी जितनी भी आप तामीरा देखें उनमें आपको हाइड्रोलिक्स जो पानी है ना वो एक मेजर एलिमेंट के तौर पे नजर आता है। इस बाग के लिए यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर के मुकाम पर आज का माधोपुर और कल का राजपुर, वहाँ से एक नहर जो है ना खोद के लाई गई और उसके ऊपर तकरीबन उस वक्त 2 लाख रुपए खर्च हुए। फिर उस नहर का पानी जो ला के इस शालामार बाग के जनूबी तरफ एक बहुत बड़ा हाइड्रोलिक टैंक था जहाँ पे ये पानी में से जो सिल्ट थी ना वो डीसिल्ट हो जाती थी और वहाँ से प्योरीफाइड वाटर दैट वाज ब्रॉट टू किया जाता था पानी को उस वक्त में भी। उस पानी को फिल्टर भी करते थे और उसके बाद क्योंकि फाउंटेन्स जो है ना वो मड की वजह से ब्लॉक होने का खतरा होता था तो फिल्टर करके नीट वाटर जो लाया जाता था। फिर इस पानी को वो सिर्फ एक दफ़ा, ये जो आपको बहती नहरें या चलते फुहारे नजर आते हैं, इनका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये नहीं था कि ये जो है ना प्लेजेंट लगे। इनका मकसद ये भी था कि जब लाहौर का मौसम गर्म खुश्क हो जैसे मई जून जुलाई में, तो ये इर्द गिर्द की एनवायरनमेंट को कूल करते थे और ये वाटर ट्रे एक्ट करती थी। जैसे आज आप कूलर लगाते हैं इसी तरह से ये वाटर ट्रे जो है ना आपकी जो पूरी एनवायरनमेंट है उसको कूल डाउन कर देते। अच्छा, मतलब इसका आपके कहने का मतलब ये कि सिर्फ ब्यूटिफिकेशन के लिए नहीं थे बल्कि मौसम भी इससे प्लेजेंट रहे, जो आसपास लोग होते थे वो भी जी बिल्कुल उससे मुस्तफीद हो सके। सर ये बताइएगा कि शालामार बाग के कितने तख्त हैं और इस वक्त हम किस तख्त पे मौजूद हैं? शालामार बाग जो एक ऊंची फसील के अंदर जो है ना वाक़या है, इसके 3 दर्जात थे या 3 तख्ते थे। इस वक्त हम जो अपर मोस्ट तख्ता है ना सबसे ऊंचे वाला उसके अंदर है और ये तख्ता फरा बख्श कहलाता है, प्लेजर गिविंग। और यहाँ पे एक्सक्लूसिवली मलका या बादशाह ये उनके इस्तेमाल में था और इसके अंदर जो मेन जो तारीखी बिल्डिंगें थी उनमें एक आपने देखा जो एम्परर शाहजहां की आरामगाह थी, इसी तरह से क्वीन की आरामगाह थी। फिर इसके मशरक़ की तरफ आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रही है वो जो है वो नकार खाना था और यहाँ पे हम खड़े हैं, ये वाला जो हिस्सा है ना ये ऐवान कहलाता था या एक 12 दरी थी, समर पवेलियन था जहाँ पे बादशाह को स्पेशल मीटिंग्स या अपना प्लेयर्स के लिए जहाँ पे
तशरीफ़ फरमा होते थे। सर उस वक्त शालामार बाग की तामीर के लिए कितना रकबा मुख्तस किया गया था और कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया गया था इसको बनाने में? शालामार का जो टोटल रकबा इस बुलंद फसील के अंदर है ये तकरीबन 40 एकड़ है और इसकी तामीरात में जो बेसिक मटेरियल यूज़ हुआ है वो लाहौरी ब्रिक्स थी जिनको लखोरी भी कहते हैं। ये छोटी टाइल्स जो है ना वो हैं और उसके अंदर जो है ना चूने का इस्तेमाल हुआ। उसके अलावा मुख्तलिफ अनवा के पत्थर जिसमें मार्बल भी था, संगे सुर्ख भी था, संगे खट्टू भी था और संगे मूसा जिसको ब्लैक मार्बल आप कहते हैं। हाँ इस तरह मुख्तलिफ अनवा के पत्थर और चूने के साथ मिल के ना ये सारे का सारा डेवलप किया गया। ज़बरदस्त। वैसे कितना ही खूबसूरत व्यू है यहाँ पे, दिल कर रहा है कि खड़े होके आप घंटों सिर्फ इस व्यू को देखते रहें। कोई शक नहीं, ये आंखों को जो है ना वो राहत महसूस हो रही है। ये वाकई जन्नत नज़ीर था। आप देखें कि इसके दूसरे तख्ते के ऊपर आपको इतनी अहम अमारत और जो फ़न तमीर का नमूने है जिसमें सबसे बड़ी चीज़ ये वाली सबसे वन मार्बल पीस की ये जो आबशार नज़र आ रही है। जब पानी इसके ऊपर से चलता है तो ये बिल्कुल जो है ना बड़ी खूबसूरत आवाज़ इसमें से आती है। और जो अर्जुमंद बानो थी वो यहाँ पे बैठ कर गज़लें लिखा करती थी। ये जो तख्त है बादशाह का, बादशाह को भी ये दूसरा तख्ता बड़ा खूबसूरती पसंद था और इसके दो रेड सैंडस्टोन के पवेलियन जो मैंने बताया कि जो उनके मिनिस्टर या उमरा के लिए थे, इसी तरह के सामने दो सावन बादों के सफ़ेद रंग के जो आपको चबूतरे नज़र आ रहे हैं। और सबसे बड़ी जो खूबसूरत तरीन चीज़ थी वो ये महताबी थी जिसका मकसद ड्यूरिंग डे लाइट पे यहाँ पे डांसेज म्यूजिशियंस वगैरह बैठे होते थे। जब कभी फुल मून होती थी 14वीं का चांद तो बादशाह खुद जाके वहाँ पे इर्द गिर्द फुहारे चल रहे होते, पानी बह रहा होता था और वो खुद वहाँ पे एंजॉय किया करता था। ब्यूटीफुल। सर ये बताइएगा कि उस वक्त शालामार बाग में कौन से दरख्त और कौन से पौधे लगाए गए थे? इसमें जो तारीखी रवायात हैं उसके मुताबिक यहाँ पे ना लो हाई ट्रीज होते थे जिसमें आलूचा, बादाम, आड़ू का, खुबानी का और इस तरह के आम और जामन के पेड़ भी यहाँ पे शामिल थे। इसके अलावा यहाँ पे बड़ी खूबसूरत किस्म की लैंडस्केप की जो थी ना फॉर्मेशन थी जिनको गुलनौ कहा जाता था। ये आपको उनके मज़ोलियम में भी नज़र आएंगी और उसके बाद उनके जितने भी रेजिडेंशियल पैलेसेस उनमें भी था। इसके अलावा यहाँ पे जो श्रब्स थी मुख्तलिफ जो है ना फूलों की वो भी यहाँ पे होती थी जो कि सिर्फ उस वक्त देखने में प्लेजेंट नहीं होती थी बल्कि उनको जो है ना दूसरे मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था, मेडिसिन वगैरह ये मेडिसिन के लिए वगैरह। सर ये बताइएगा कि शालामार बाग में इस वक्त हम किस जगह पे मौजूद है, इस तख्त को क्या कहा जाता है और इतने खूबसूरत जो आबशार और फुहारे लगे हुए इनके बारे में बता दें, कितने फुहारे इन टोटल यहाँ पर मौजूद है और इसके अलावा कौन कौन से खूबसूरत मकामात है? इस वक्त हम जो है ना इसका वस्ती तख्ता जिसको मिडल टेरेस बोलते हैं, हाँ जी। ये सेमी प्राइवेट किस्म का ये था और इसके अंदर तकरीबन पूरे शालामार में तकरीबन 410 फवारे हैं जिसमें से 152 जो हैं वो इस मिडल टेरेस के ऊपर जिसको फैज बख्श कहते हैं। 152? हाँ जी। और इसके ऊपर जो बहुत खूबसूरत किस्म की अमारात हैं जिनमें से ये सावन भादो आप देख रहे हैं, इसके साथ ही नीचे दीपमाला है और ये जो रेड सैंडस्टोन के पवेलियन है जो उमरा के लिए थे, इसी तरह से वो तख्त और 5 आबशारें जिनमें सबसे बड़ी जो आबशार है वो ये जनूब की तरफ है और इसके ऊपर जब पानी फ्लो करता है तो एक खूबसूरत किस्म का समा जो है ना वो तारी होता है, देखने में आता है। सर यहाँ पे इतने जो फुहारे लगे हुए हैं क्या ये अपनी असली हालत में मौजूद है? और अगर मैं इस पूरी इन बिल्डिंग्स की बात करूँ, इस बाग की बात करूँ, जितनी भी यहाँ पे तारीखी इमारतें हैं, क्या ये अपनी असली हालत में मौजूद है? जी बिल्कुल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इस वक्त ये फुहारे और इसके अलावा जितनी भी आपको अमारात और इसके बुलंद फसील नज़र आ रही है ये अपनी असली हालत में आज भी मौजूद हैं जो कि 17वीं सदी से लेके आज तक हमने इसको प्रिजर्व रखा हुआ है। और इसी अहमियत के पेश नज़र, ऑथेंटिसिटी के नज़र जो है ना वो वर्ल्ड हेरिटेज ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो दर्जा दिया है 1980 में, वो इसी वजह से दिया है कि इसमें आज तक हर चीज़ इसकी जेन्युइन है। सर महकमा या आसार कदीमा इस जगह की देखभाल और हिफाजत के लिए क्या इकदाम कर रही है? जी जब से इसकी प्रोटेक्शन हुई है महकमा आसार कदीमा अपने विद इन अवेलेबल रिसोर्सेज इसकी प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन और रेस्टोरेशन के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रहा है। इस वक्त भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है ना और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो विजन है टू प्रमोट दी हेरिटेज और टूरिज़म, तो उस सिलसिले में हम ना सिर्फ शालामार बाग को बल्कि दीगर तारीखी इमारत को
उनको भी कंजर्व भी कर रहे हैं और प्रमोट भी कर रहे हैं। सर यहाँ पे एक दीप माला भी है, हमें वो भी दिखा दें और उसके बारे में हमें बताएं भी जरूर कि वो कहाँ है। ये जो आपको छोटी छोटी नीचेज नज़र आ रही हैं जी। इनको बेसिकली दीपमाला, चीनी खाना और निशिस, और इनका मकसद ये होता है जो लोएस्ट टेरेस से एम्पर और उसके जो 60 लोग आते थे वो आते थे, तो डे टाइम पे इन हर नीच में ना एक छोटा सा फ्लावर पॉट रख दिया जाता था और ड्यूरिंग दी नाइट टाइम इसके अंदर जो ऑयल लैंप्स रख दिए जाते थे। अच्छा, तभी इसको दीपमाला बोलते हैं। और जब पानी इन छज्जों के ऊपर से स्प्लैश करता था तो नीचे से ट्विंकल स्टार इफेक्ट जो है ना आता था, और इसको अब भी हम कई दफ़ा इसको रिवाइव करते हैं जब इस टैंक के अंदर पानी ओवरफ्लो होके इनके ऊपर आता है, तो इसके अंदर ऑयल लैंप रखे हों या कपूर की जो है ना वो कैंडल्स, तो आपको ये जो है ना पूरा इफेक्ट देती है। और यही फीचर आपने देखा होगा लिबर्टी चौक में भी यहीं से डिपिक्ट किया है। सर ये बताइएगा कि सालाना यहाँ पर कितने सयाह आते हैं? ये तकरीबन इनकी तादाद जो है ना इस वक्त 1 मिलियन के लगभग है। अच्छा। जो सालाना यहाँ पे आते हैं, और उनमें बहुत बड़ी तादाद जो है ना वो स्टूडेंट्स की भी है जो एजुकेशन पर्पज़ के लिए यहाँ पे अपने स्टडी टूर्स के साथ आते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इज़ कमिटेड कि इसको जो है ना कि सिर्फ विजिटर्स के लिए बल्कि स्टूडेंट्स के लिए भी इसको वेलकमिंग किया जाए, इसीलिए उनसे कोई भी टिकट जो है ना वो क्लेम नहीं की जाती, उनके लिए टोटली फ्री है। तो हम जो है ना ये इसमें तकरीबन सियाहों के लिए हमने बहुत सारी सहूलियात भी अभी ताज़ा जो है ना इसमें ऐड की हैं, जिसमें सिटिंग बेंचेस हैं, उनके लिए टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर है, यहाँ पे कैफेटेरिया है, पिक्चर गैलरी है। उसके अलावा हमने उनके लिए जो है ना क्यूरे शॉप या गिफ्ट शॉप भी बनाई है, और इसी तरह से उनके लिए फ़ोटो शॉप भी बनाई है जिसमें उनके ट्रेडिशनल जो मुगल ड्रेसेस थे उनके साथ आप अपनी फोटोग्राफ कर सकते हैं। सर ऐसे तारीखी मकामात हमारा कौमी विरसा है, मुझे ये बताइए कि जितने भी सयाह यहाँ आते हैं उनको मैसेज क्या देना चाहेंगे? ये हमारा कौमी भी और आलमी भी विरसा, मैन काइंड की जगह हैं, तो इसमें मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इसकी ओनरशिप को वो लें और इसको ऐसे ही महफूज बनाएं जिस तरह वो अपने घरों को बनाते हैं। ये विरसा जो है ना हमारा भी है और आने वाली नस्लों का भी है, और उनके लिए महफूज बनाना हमारा फरीज़ा है। थैंक यू सो मच। इट्स ऑनर। थैंक यू फॉर योर टाइम सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। नाजरीन, शालामार बाग मुगल बादशाहों की अजमत की मुंह बोलती तस्वीर है। इस अवामी सैरगाह की हैसियत लाजवाल है। लोग दूर दराज से इस जगह की सैर के लिए आते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपकी मुलाकात करवाएंगे इमरान, जैसे कि कहते हैं, एक्सप्रेस हीरो से। पाकिस्तान की अंडर 12 टेनिस टीम ने ITF एशिया के मुकाबलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए फाइनल में काजाख्स्तान को शिकस्त देकर चैंपियनशिप अपने नाम की है। और काजाख्स्तान के शहर नूर सुल्तान में खेले गए फाइनल मुकाबलों में पाकिस्तानी जो टीम की नुमाइंदगी है उसमें अबू बकर, तलहा, हमजा रुमान और मिकाइल शहबाज ने की थी, जबकि नुमानुल हक ने टीम के कोच के फराइज सर अंजाम दिए थे। इससे पहले हम बात करें तो तारीख में पहली बार पाकिस्तानी बच्चों ने रवायती हरीफ भारत को टेनिस एशियन अंडर 12 चैंपियनशिप में शिकस्त दी। बिल्कुल, और ये मुकाबला जिसका जिक्र हमला कर रही हैं ये इस्लामाबाद में हुआ था, और इसमें पाकिस्तानी टीम ने पहले राउंड की आखिरी लेग में पाकिस्तान ने भारत को हराया था। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दोनों ये टैलेंटेड हीरो जिनकी हमारे साथ अबू बकर मौजूद है, हमारे साथ मिकाइल मौजूद हैं। उनसे हम ज़रा बात करते हैं कि वो इस विक्ट्री के बाद और इस फतह के बाद कैसा फील कर रहे हैं और उसके साथ साथ उनकी फ्यूचर प्लान्स क्या है। सो आई वुड वेलकम बोथ ऑफ यू, अबू बकर एंड मिकाइल। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले चूंकि हमारे साथ यहाँ पे अबू बकर स्टूडियोज के अंदर मौजूद हैं तो उन्हीं से हम शुरू कर लेते हैं। अबू बकर, सबसे पहले तुम्हें ये बताइए कि जीत कर कैसा लगा आपको? That's the typical question. बिस्मिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम से जो जीत हमें मिली है, ये मुझे अभी ऐसा लग रहा है ये एक ख्वाब है, और इसका क्रेडिट पाकिस्तान टीम को भी मैं देना चाहता हूँ, जिसके अंदर हमजा रुमान, मिकाइल और हमारे को नुमान लक साहब हैं। अच्छा, तो आप इसका सारा क्रेडिट अपनी टीम को देना चाहते हैं। थोड़ा सा अपनी इस चैंपियनशिप के बारे में बताइए, उसमें कितने ममालिक के लोग थे, प्लेयर्स थे, और उसमें आप कैसे फाइनल्स तक पहुंचे, कैसे आपने इसके अंदर सफ़र कैसा रहा आपका इस टूर्नामेंट का, ये बताइए। जी, ये काजाख्स्तान के अंदर हुई थी नूर सुल्तान में। इसके अंदर 8 टीमें आई थी और हमने 8 टीमें थी। हमने सेमीफाइनल में इंडिया को हराया था और फाइनल में उनके होम ग्राउंड काजाख्स्तान उनके होम ग्राउंड में। अच्छा, सही, ठीक हो गया। मिकाइल, आप बताएं आपको जीतकर कैसा लगा? Could you please say it in English?
Okay, Jeez. Mikael, tell us about your achievement. How you feel? I'm feeling good. I kind of, coming into this tournament, I was kind of thinking that we were going to win because we had a brilliant match in Pakistan against India. And I think that that match boosted our team's confidence, and I was very confident that we were going to do well. And also, before, I was winning a lot of tournaments in America, so that boosted my confidence, and I think overall the whole team had a lot of confidence going into the tournament. That's great. So if I ask what was the basic motivational factor that made you to win this championship, that was the matches that you have already been winning or something else? I think it was the overall, our team, we have good relationship and we're always good friends with each other, so that helps in doubles. We have always great connection. We're talking with each other, and I think, yeah, the before matches against India, I think that match against India was the biggest. Mikael, what was the basic for us. factor that you feel that made a difference when you made it to the final victory? What was the basic thing that you feel that created a difference between you and the other teams? I think it was our communication was more than the other team, and we had better strategies. Okay, okay. अच्छा जी, अबू बकर भी चूँकि हमारे साथ मौजूद है। अबू बकर, आप बताएं, क्योंकि जब आपने टेनिस खेलना शुरू किया था और आपने जब कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना शुरू किया, तो आपने सोचा था कि आप इतने बड़े लेवल पे जाके खेलेंगे, इंडिया को हराएंगे? जी, उम्मीद तो थी कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूंगा, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि किया। अच्छा, जब आप कोर्ट के अंदर गए या जाते हैं इवन, और बड़े मैच का बड़ा प्रेशर होता है। जी जी। प्रेशर था जब कोर्ट के अंदर गए कि, और आप हमें ये भी ऑफ एयर बता रहे थे कि आप पहले सिंगल्स खेलते हैं, जब सिंगल्स में 1 ऑल हो जाता है तो फिर आप डबल्स खेलते हैं, और डबल्स में आपको मिनिमम 11 पॉइंट्स 10 पॉइंट्स लेने होते हैं, 2 पॉइंट्स का डिफरेंस होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये होना चाहिए, कम से कम ये होना चाहिए। थोड़ा इस हवाले से भी बताइए जी। जब टाइम में 1 ऑल हो जाए तो डबल 1 ऑल एज एन आम समझने वालों के लिए दोनों एक गेम जीत जाए। जी जी, दोनों एक मैच जीत जाए तो डिसाइडिंग होती है डबल्स। तो वो हम 12-10 जीते थे इस बार, और उनके पास इस बार 5 मैच पॉइंट थे। अच्छा। अगर वो एक भी ले जाते तो वो चैंपियनशिप जीत जाते। ओके, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है तो हम जीत गए। मतलब 1 पॉइंट का डिफरेंस था। जी जी, जिससे यू मेड इट। वाओ। Okay, Mikael, our sources have told us that when you play tennis match, you wear 2 different socks, white and green. What's the logic behind this? To represent the Pakistan colors. I do that so I'm representing my country. So does it really impact your performance as well, Mikael? While wearing green and Yeah, I think it does. Okay, Yeah, I that's think it great. does. So if we talk about your training patterns, what kind of training you have nowadays, and do you train yourself over here in Pakistan, or you go abroad? As you said, you've been playing in the US as well. I'm training mostly in US, but sometimes I'm in training in Islamabad. Okay. Okay, Mikael, tell us, why don't you speak Urdu? If you're representing Pakistan, you're representing Pakistan on a national level, then why don't you speak our national language then? Exactly. That's my question. I don't speak Urdu because I was born in America, lived in America for most of my life. Okay. But I'm a dual citizen, so Well, that's why I a can good play thing. in That's a the plus tournament. point Yeah. if you communicate in English as well. It's an international language. But I think being a national player, you should also try to speak Urdu as well. You're so young. I think in future, in few years, your parents would make you learn Urdu as well, and we'd request them to please do. But thank you very much. It's such a great honor to have you. You are a hero. आपने पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा विन किया। अबू बकर, कुछ आप कहना चाहते हैं अपने एज फेलोज को, क्योंकि इतनी अंडर 12 आप खेलते हैं, अभी तो बहुत आगे जाना है, और कहाँ तक जाना है? आप वैसे आइडियलाइज किसको करते हैं इंटरनेशनली भी और मेरा पाकिस्तान गोल में? ये है कि मैंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाना है। फेवरेट प्लेयर कौन है आपका? फेवरेट प्लेयर इस पाकिस्तान में Novak. सामुलक और वैसे Novak. Okay, Samulak and Novak. Mikael, who's your favorite player? Nidal. My favorite player
Isam ul Haq and Djokovic. Djokovic for life for the young boys. आप दोनों को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। जो आपके फ्यूचर प्लान्स हैं, आपके गोल्स हैं, अल्लाह करे आप उसमें कामयाब हों और आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। मिकाइल शहबाज और अबू बकर तलहा हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने अंडर 12 चैंपियनशिप में मेडल्स हासिल किए और हमारे साथ इस वक्त हमारे ये चैंपियंस मौजूद थे। इनसे हम बात कर रहे थे। अभी मैं ब्रेक लेनी है। ब्रेक जरूर लें। बच्चों को इनकरेज करें। वंस अगेन, बेटे हो बेटियां हो, इनकरेज करें, स्पोर्ट्स उनको खिलाएं, बड़ा फ्यूचर है इसका, पैसे भी अच्छे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। बैक टू एक्सप्रेस और अब आपको ब्रेकिंग न्यूज भी देंगे और साथ खुशी की खबर भी। फाइनली आज के शो में भी खुशी की खबर आ ही गई। पाकिस्तान चिटागोंग टेस्ट जीत गया है जी और बड़ा कंफर्टेबल विन पाकिस्तान की जानिब से सामने आया। 8 विकेट से पाकिस्तान ने बांग्लादेश को इस टेस्ट मैच के अंदर हराया है। हम अगर थोड़ा सा स्कोर कार्ड आपको बताएं तो 330 रन बनाए थे पहली इनिंग्स के अंदर बांग्लादेश ने, जबकि उसके जवाब में पाकिस्तान की टीम 286 रन बनाकर आउट हो गई थी। और फिर जब बांग्लादेश की दूसरी इनिंग्स आई थी, पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की थी। 157 रन के ऊपर पूरी बांग्लादेश टीम को आउट किया था, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने जो 202 रन का हदफ था वो महज 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। आज 5th डे है इस मैच का और ब्राइट सनी डे है। पाकिस्तान ने जबरदस्त कंफर्टेबल तरीके से इस मैच को जीता है और इस वक्त हमारे साथ इसी हवाले से मिर्जा इकबाल मौजूद है। मिर्जा साहब गुड मॉर्निंग। आज की मॉर्निंग अच्छी हुई है, क्या कहेंगे? पाकिस्तान ने बिलाखिर टेस्ट मैच जीत लिया। कल आप तज्जिया कर रहे थे कि पाकिस्तान निकाल लेगा लेकिन थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन मुश्किल इतनी खास नजर नहीं आई एंड पे हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह खैर अरमला, आपको भी और इमरान को भी। और आप सही कह रही थी, लेकिन जिस तरीके से जो ओपनिंग पार्टनरशिप हुई है सेकंड इनिंग्स में 153 रन की, और इस दफा स्ट्राइक रेट ज्यादा था। जो पहली इनिंग्स की 146 रन की जो ओपनिंग पार्टनरशिप हुई थी वो तकरीबन 58 ओवर्स में हुई थी, लेकिन ये 42 ओवर्स और चंद गेंदों पर हुई अब्दुल्ला शफीक और आबिद अली की। और इस ओपनिंग पार्टनरशिप ने उन तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया बांग्लादेश की कि वो समझ रहे थे कि चौथी इनिंग्स पाकिस्तान खेल रहा है। अगर वो अर्ली ब्रेक थ्रू देते इमरान तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकती थी, क्योंकि पाकिस्तान के 4 टॉप बैट्समैन चाहे अजहर अली, बाबर आजम, फवाद आलम और मोहम्मद रिजवान वो पहली इनिंग में बड़ी आसानी के साथ आउट हो गए थे और मजमूई तौर पर उन चारों ने सिर्फ 27 रन बनाए थे। तो ब्रेक थ्रू चाहिए था बांग्लादेश को, ब्रेक थ्रू नहीं मिल सका। ओपनिंग पार्टनरशिप, आबिद अली आज बदकिस्मती से 9 रन की कमी की वजह से सेंचुरी ईच इनिंग्स नहीं कर सके। पाकिस्तान की जानिब से हनीफ मोहम्मद ने की है सेंचुरी, इंजमाम उल हक ने की है, अजहर अली ने की है, यूनुस खान ने की है। आज उस एलीट फेरिस्ट में अपना नाम दर्ज नहीं करा सके, लेकिन पहली इनिंग्स में 133 और दूसरी इनिंग्स में 91 रन बनाने के बाद आबिद अली जो है पाकिस्तान के बैटिंग हीरो के तौर पर इमर्ज होकर सामने आए। लेकिन सबसे खास बात यह इमरान कि पाकिस्तान को 12 पॉइंट्स मिले हैं। जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का ये मैच था, तो पाकिस्तान की इब्तिदा बड़ी अच्छी हो गई है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से। दैट्स रियली गुड। कल आपने अब्दुल्ला शफीक के ऊपर क्रिटिसाइज किया था। पहली इनिंग्स में 31.2 और दूसरी इनिंग्स में तकरीबन 56 के औसत से के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन स्कोर किए हैं 129 गेंदों का सामना करते हुए। तो आपकी वो जो पहली इनिंग्स का क्रिटिसिज्म है वो अभी तक अपनी जगह पे कायम है, या आपको लगता है कि नहीं अब्दुल्ला ने सेकंड इनिंग में अपने आप को एक बेहतर बैटर के तौर पे प्रूव किया है? मिर्जा साहब, इमरान सेकंड इनिंग में अब्दुल्ला की बैटिंग बेहतर रही, क्योंकि पहली इनिंग में गालिबन उन पर दबाव था। एक तो टेस्ट क्रिकेट और सिर्फ वो 2-3 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल कर आए थे, टीम के साथ ट्रैवल कर रहे थे, तो पहली इनिंग्स में प्रेशर था। लेकिन दूसरी इनिंग में उन्होंने बेहतर बैटिंग की है। टेक्निकली साउंड नजर आ रहे हैं अब्दुल्ला शफीक, इन पर काम करना होगा। अब इतने ओपनर्स आजमा चुके हैं, आपको याद होगा टेक्निकली साउंड तो समी असलम भी थे जो दिल बर्दाश्ता होकर अमेरिका चले गए। टेक्निकली साउंड तो शान मसूद भी बन गए थे, जिनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल बाहर फेंका गया। तो हम मुख्तलिफ ओपनर, इमरान बट, फिर शान मसूद, मुख्तलिफ ओपनर्स हम आजमा चुके। तो अब अगर अब्दुल्ला शफीक आया है तो उसको मौका दें। इमाम उल हक को भी आजमा चुके, अहमद शहजाद किस्से पारीना बन गए, तो बेशुमार ओपनर्स हमने आजमाए इमरान। ठीक है, तो अभी आप ये कह रहे हैं कि उनकी जो सिलेक्शन है फॉर द टाइम बीइंग इट्स बीइंग जस्टिफाइड बाय हिज परफॉर्मेंस। दोनों इनिंग्स के अंदर उन्होंने 50 स्कोर की है। पाकिस्तानी टीम के इस मोमेंटम को आप कैसे देखते हैं? मैं बॉलिंग एंड से खास तौर पे बात कर रहा हूं। शाहीन इज बीन वेरी इंप्रेसिव तीनों फॉर्मेट्स के अंदर। शायद पाकिस्तान का, अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट कीजिएगा, चंद उन एक बॉलर्स में से है, वसीम अकरम काइंड ऑफ बॉलर्स, जो कि तीनों फॉर्मेट्स के अंदर इस वक्त बड़ी जबरदस्त खेल खेल रहे हैं। फिर हसन अली इज बैक इन हिज फॉर्म, 5 विकेटें भी ले ली उन्होंने पहली इनिंग्स के अंदर। तो इस फॉर्म को आप कैसे देख रहे हैं? बॉलर्स की फॉर्म को कैसे देख रहे हैं? देखिए, इमरान शाहीन शाह अफरीदी ने इस साल टेस्ट मैचेस में 44 विकेटें ली हैं और
इस साल पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने मजमूई तौर पर 100 से ज्यादा विकेटें ली हैं टेस्ट क्रिकेट में। तो फास्ट बॉलर्स ने डोमिनेट किया। ये हमारे लिए लम्हे फिक्रिया है कि स्पिनर्स हमारे पास इतने अच्छे नहीं आ रहे। सईद अजमल के जाने के बाद हमारे पास ऐसे स्पिनर्स नहीं आ रहे जो मुखालिफ टीम को रन थ्रू कर सके। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसने अपने भाई रियाज अफरीदी के ख्वाब की ताबीर दे दी, जो सिर्फ एक टेस्ट मैच खेल सका, इनका बड़ा भाई, और जो उनके लिए ट्विटर पे ट्वीट करता रहता है, तस्वीरें लगाता रहता है। तो मेरे ख्याल में उसको ज्यादा खुशी होगी। लेकिन शाहीन अफरीदी ने, मुझे लगता है, मोहम्मद आमिर को भुला दिया है। अब लोग आमिर की याद नहीं कर रहे क्योंकि शाहीन अफरीदी जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। मिर्जा वही बात है आमिर को जो टीवी पे आते हैं, हाँ टीवी पे भी आते हैं, सोशल मीडिया पे भी आते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी मिर्जा साहब, बैटिंग कंसल्टेंट के बाद अब बॉलिंग कंसल्टेंट भी वापस चले गए साउथ अफ्रीका, फ्लिंडर। तो दोनों कंसल्टेंट कोचेस की रहनुमाई में टीम में हमने ओवरऑल देखें तो कितनी बेहतरी आई, और मुस्तकिल कोच की तलाश में तो है पीसीबी। कौन होगा, कोई देसी होगा या वलायती होगा? देखिए, रमीज राजा का ट्रेंड जो है वो देसी है, देसी नहीं है बल्कि विलायती है। रमीज राजा विलायती को तवज्जो, हाँ, वो उन पे ज्यादा तवज्जो देना चाहते हैं। देखते हैं क्या होता है। गैरी कर्स्टन के बारे में सुना है कि बैकडोर में उससे बातचीत जारी है कि गैरी कर्स्टन जिसने भारत को 2011 का वर्ल्ड कप जितवाया था, साउथ अफ्रीकन बैट्समैन, तो वो देखें उसको आ सकता है। लेकिन आपको बैटिंग कोच की असल जरूरत है, बैटिंग कंसल्टेंट या बैटिंग कोच की। यूनुस खान को इन्होंने फारिग करा दिया था वसीम खान के दौर में। तो मुझे लगता है कि अगर रमीज राजा दोबारा बातचीत करें तो डेफिनेटली पाकिस्तान जो है एक अच्छा बैटिंग कंसल्टेंट रख सकता है। ठीक है। बाबर आजम, बैटिंग को लेकर T20 में भी और अब इस टेस्ट में भी, खैर आज तो वो नॉट आउट गए, लेकिन इतना इंप्रेसिव नहीं कर पाए, बड़ा स्कोर नहीं कर पाए। क्या हम इसको उनकी बैट फॉर्म समझे या फॉर द टाइम बीइंग एक पेज आया, क्या उसे कहते हैं, एक फेज आया है उनकी इस बैटिंग कंटिन्यूटी के अंदर? देखिए इमरान, बाबर आजम जो है ना शॉर्टर वर्जन के मूड से निकल नहीं पा रहे, क्योंकि अगर आप उनका रिकॉर्ड देखिए, गुज़िश्ता इस इनिंग्स को मिलाकर 17 टेस्ट इनिंग्स में उन्होंने कोई सेंचुरी नहीं बनाई है, जबकि T20 और वनडे में बाबर आजम सेंचुरियां स्कोर कर चुके हैं। तो इससे लगता यह है, और या तो शायद एक बुनियादी वजह ये भी है कि टेस्ट क्रिकेट कम हो रही है, जब उन्हें मौका मिलता है तो ऊपर वाले बैट्समैन रन्स कर देते हैं। लेकिन बाबर आजम को अपनी इसको, जिस तरह शाहीन अफरीदी ने तीनों फॉर्मेट में प्रूव किया, इस तरह बाबर आजम को टेस्ट क्रिकेट में भी अब सेंचुरी बनाना होगी। अगला टेस्ट 4 दिसंबर से शेर बंगला स्टेडियम ढाका में है, तो देखते हैं कि क्या करते हैं बाबर आजम। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन मेरा, जिस तरह T20 में हमारा बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन सामने आया, टीम कॉम्बिनेशन, हम बड़े मुतमईन हुए कि अच्छी टीम बन रही है और अच्छी टीम बनेगी आने वाले कुछ अरसे में, टेस्ट में भी वो फील आपको आई है या टेस्ट में स्टिल एक्सपेरिमेंट्स पे जाना होगा हमें? अभी इस परफॉर्मेंस के बाद क्या देख रहे हैं? मुझे वीक लिंक जो है इमरान इस टीम में स्पिनर्स का नजर आ रहा है। मैंने कल भी आपसे बात की थी कि आपके स्पिनर इतने इंप्रेसिव नहीं रहे। साजिद खान, अगरचे उन्होंने 3 विकेटें टेल एंडर्स की हासिल की, इतने इंप्रेसिव नहीं है। कोई अच्छा बैट्समैन आएगा, बड़ी धुनाई करेगा। तो मेरे ख्याल में इन्हें लेग स्पिनर को शामिल करना चाहिए, जाहिद महमूद को, उस्मान कादिर को भी इन्हें टेस्ट टीम में रखना चाहिए। उसके अलावा नुमान अली जो है वो अब इतना इंप्रेसिव नहीं रहे। मोहम्मद नवाज हमारे पास है, जफर गौर को हमने एक टेस्ट खिलाया न्यूजीलैंड में, उसके बाद वो किस्से पारी ना बन गए। तो मेरे ख्याल में हमें स्पिन बॉलिंग के शोबे पर तवज्जो देनी होगी। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया। आपके तजिया आज यूजुअल बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत मजेदार, हमारी सुबह अच्छी हो जाती है। अच्छी खबर मिली है, पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत गया है, तो उसके हवाले से विक्ट्री करना चाहते हैं। चलिए जनाब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। बात करेंगे रेडियो, टीवी और स्टेज के माया नाज मेजबान दिलदार परवेज भट्टी की, जिनके मद्दाज उनका 73वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। आज उनको भी हम याद कर रहे हैं। और इनमें हमारे शो का हिस्सा जो है वजीर मुमलिकत बरालिमानी अमूर अली मोहम्मद खान साहब, उनकी भी आज सालगिरह है, तो हम उनको भी एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से बर्थडे विश करेंगे। अब वेरी हैप्पी बर्थडे अली भाई, बहुत 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 आपको सालगिरह मुबारक हो। वन ऑफ द पॉजिटिव फेसेस ऑफ PTI, आउटस्पोकन एंड कमाल के आदमी। हैप्पी वंस अगेन। और शो का वक्त अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।